नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर रहते हैं, उस विदेश दौरे पर पूरे विश्व की नजर रहती है। लेकिन बीते 46 दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ऐसे देशों के दौरे किए जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें पहले शामिल रहा रूस और उसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध बीते 2.5 साल से चल रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों में पहुंचने के साथ साथ एक सीधा संदेश दिया, और वो संदेश था शांति का। वो संदेश था कि रणभूमि से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। और ऐसे में पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी को एक शांति दूत के तौर पर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पीस मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए द जेसी शो में हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज का जो हमारा शो है द जेसी शो, उसकी हमने हेडलाइन रखी है द पीस मेकर। ऐसे में इस शब्द के मायने क्या हैं? इसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी हैज एक्वायर्ड द स्टेटस, डिग्निटी एंड इमेज ऑफ ए ग्लोबल पीस मेकर, एन इंटरनेशनल नेगोशिएटर, एन इंटरनेशनल ट्रबल शूटर, and that too with the consent of 2 warring nations. His leadership is equally acceptable to both the nations, Ukraine and Russia. सबसे important बात इसमें ये है, तो मोदी is trying very hard to find out a permanent solution to this issue. He is opening doors to peace. और सबसे important बात ये है कि in the present scenario, Prime Minister Narendra Modi is the only one who has a capacity and influence to bring these 2 nations on the same table, at least to initiate dialogue for a long-term peace. So this is to be seen. So basically, his image has turned to be an international peacemaker in the entire world. And one thing more, Modi never fails. So I hope he succeeds this time also in the interest of humanity and world peace. जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूक्रेन की इस यात्रा में आपको लगता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की के लिए कुछ शांति का प्रस्ताव लेकर गए हों? आई डोंट थिंक कि नरेंद्र मोदी कोई स्पेसिफिक शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। इट इज़ टू प्री मैच्योर फॉर इंडिया टू कम आउट विद एनी स्पेसिफिक प्रपोजल लाइक स्विट्ज़रलैंड और टर्की। अभी तो 2 बातें उन्होंने ज़ेलेंस्की के आंखों में आंखें डालकर, जिसे कहते हैं, 2 टूक बातें कही हैं कि समस्याओं का समाधान अब रणभूमि में नहीं है। वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, इट्स ए डायलॉग एंड डिप्लोमेसी विच हैज़ टू टेकन सीरियसली। सेकंड, उन्होंने उनसे ये कहा है कि सिट विद पुतिन एंड ट्राई टू वर्क आउट ए वर्केबल सोल्यूशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि इंडिया कैन हेल्प, और साफ तौर पे कहा है एक मित्र और भागीदार के नाते भारत यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। और एक बात और, नरेंद्र मोदी एक स्वाभिमानी प्रधानमंत्री हैं। दूसरे स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का मान सम्मान वो जानते हैं, इसलिए वो बहुत गहराई में जा कर के यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ग्राउंड पे फोर्सेस की क्या स्थिति है, उन मुद्दों पर अभी नहीं जाना चाहते। वो जो वक्त आएगा उन मुद्दों पर तब जाया जाएगा। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, अभी भारत एक भूमिका बना रहा है, नरेंद्र मोदी एक माहौल बना रहे हैं डायलॉग का। नरेंद्र मोदी बेसिकली दोनों राष्ट्रों के बीच एक पुल का काम करने का माहौल बना रहे हैं, एक पुल का काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सर, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा रही है यूक्रेन की, एक शांति दूत के रूप में हुई है, तो आपको क्या लगता है कितना सफल रहा ये पीस मिशन उनका? पीस मिशन 100% सक्सेसफुल है। रीज़न कि इसके 2 टारगेट थे। एक तो टू रेस्टोर द लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ यूक्रेन इन इंडियन लीडरशिप। कहते हैं ना कि वन शुड नॉट बी पॉजेसिव एंड इमोशनल, लेकिन ऐसा लगता है यूक्रेन के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को लेकर के इमोशनल हो गए थे, पॉजेसिव हो गए थे। इसलिए जब नरेंद्र मोदी रशिया गए तो थोड़ा सा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा एक प्रकार से, और बहुत नाराज़ हुए। और उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े अपराधी के गले मिल रहा है, इस सीमा तक नाराज़गी थी। लेकिन बाद में उसी राष्ट्रपति ने निमंत्रण दे के उन्हें बुलाया, प्यार से बैठाया, मान सम्मान दिया और उनकी बात को माना। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जो हल की बात आप कह रहे हैं,
तो एक तो यूक्रेन का जो कॉन्फिडेंस था उन्होंने रेस्टोर किया इंडिया में, नरेंद्र मोदी खुद में जो है। दूसरा, अमेरिका को मैसेज दिया, वेस्ट को मैसेज दिया, वी आर नॉट सोल्ड आउट टू रशिया। ये दोनों मैसेज क्लियर हैं। तो बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, बैलेंसिंग एक्ट एक छोटा शब्द है इसके लिए। कुल मिला के ये है कि नरेंद्र मोदी हैज़ सक्सेसफुली restored the confidence of Ukraine as well as of Russia in Indian leadership. This is all. So visit is successful. सर, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सर्कल्स में ये आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली रूस यात्रा से नाराज अमेरिका और वेस्ट को खुश करने के लिए या कह सकते हैं मनाने के लिए यूक्रेन गए हैं प्रधानमंत्री। Not at all. It is not in the business of Narendra Modi to appease Western world. The visit was well planned, well thought. और वैसे भी मनाना मनहार करना नरेंद्र मोदी के डीएनए में नहीं है। लेकिन आम इम्प्रेशन इस तरह का था, परसेप्शन था, क्योंकि दोनों ने पिछली रूस यात्रा के समय नाराज़गी जाहिर की थी। तो आम इम्प्रेशन ये कि उनको मनाने के लिए गए हैं, बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए गए हैं। बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है, अपीजमेंट जैसी कोई बात नहीं थी। और नरेंद्र मोदी तो हीरो हैं, देखो यूक्रेन में भी हीरो हैं, रशिया में भी हीरो हैं, उन्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, मनाने की ज़रूरत नहीं किसी को। सर, तो फिर आपको ऐसा लगता है, जैसा जिस बैलेंसिंग एक्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, कि यूक्रेन जाने से अमेरिका की जो नाराज़गी थी या यूक्रेन की नाराज़गी थी वो सॉर्ट हो गई है? एब्सोल्युटली। यूक्रेन ने तो स्वागत किया यात्रा का, जिस ढंग से गले मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मोदी के पांव पलक बिछा रहे हैं जिसे कहते हैं। अमेरिका ने स्वागत किया यात्रा का, और अमेरिका इस बात को समझता है कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। एक सीमा से आगे भारत से नाराज़ हो ही नहीं सकते किसी मुद्दे पर भी। बिजनेस का मामला है, 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक हैसियत है। फिर चाइना कार्ड प्ले करते इसमें भारत अमेरिका के साथ है, वो चाइना फैक्टर को देखते हैं। तो ठीक है, नरेंद्र मोदी की उस यात्रा से अमेरिका बहुत नाराज़ था। उसने यहाँ तक कहा था कि रशिया इज़ नॉट डिपेंडेबल, कल को चाइना आप पे अटैक करेगा तो रशिया आपके साथ नहीं आएगा, चाइना के साथ जाएगा। वो सब नाराज़गियाँ दूर हुई, तो माहौल जो है नॉर्मल हो गया है। नाराज़गी जैसी बात हो, डिसअपॉइंटमेंट था उनका, वो भी अब सॉर्टेड है, इस समय नो इशू। सर, क्या मोदी का निमंत्रण स्वीकार करके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आएंगे, और क्या ये शांति वार्ता भारत में भी हो सकती है? आने को तो देखो एवरीबडी इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट मोदी इन्विटेशन फॉर इंडिया, लेकिन वो भी युद्ध में फंसे हुए हैं। अभी 6-8 महीने तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर शिमला समझौते की तरह नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए दोनों राष्ट्रों में कोई समझौता कराने में, तो हो सकता है वो स्थान भारत हो, वो स्थान स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया होने के बजाय वो दिल्ली अहमदाबाद हो सकता है। अहमदाबाद दूसरी राजधानी है, इसलिए कहीं भी हो सकता है। तो रूल्ड आउट नहीं है सिचुएशन ये कि आगे चल के 6-8 महीने में कभी समझौता वार्ता हो तो उसमें भारत आएँ, और समझौता वार्ता बजाय संसार के किसी दूसरे देश के बजाय इस पर भारत में हो, भारत का गौरव बढ़े। इसमें आज ये लेटेस्ट इनपुट आया है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की है यहाँ कि अगर शांति वार्ता होती है तो भारत में हो तो अच्छा है। उनकी इच्छा है कि शांति वार्ता भारत में हो, तो ठीक है, नरेंद्र मोदी विल गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी टू होस्ट दिस 2 people and ultimately to get a World Peace Award. This is all. विचित्र किंतु सत्य, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी के यूक्रेन यात्रा के दौरान रूसी सेनाएं यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेंगी। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अद्भुत, अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल। ऐसा तो कहीं आज तक देखा नहीं इससे पहले कि 2 राष्ट्र लड़ रहे हैं, केवल एक व्यक्ति को अकोमोडेट करने के लिए वो कहे, वो भी रशिया जैसा देश, कि मैं हमला नहीं करूँगा। और इसका दूसरा पहलू ये है कि पुतिन का प्रायश्चित था ये घोषणा करना। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी गए थे, पुतिन की सेनाओं ने उसी दिन अटैक किया था और हॉस्पिटल तक अटैक हुए थे, बच्चे मरे थे। हो सकता है उस घटना का प्रायश्चित पुतिन ने इस प्रकार से किया हो, लेकिन अद्भुत है। और इससे नरेंद्र मोदी का मान सम्मान बढ़ा है इंटरनेशनल ओरा में, जो है इंटरनेशनल फोरा में जिसे हम कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी की हैसियत बढ़ी है। और भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है जिसकी यात्राओं को लेकर के एक बड़ा राष्ट्र युद्ध रोकने की घोषणा कर देता है। इसलिए वो 7 घंटे की यात्रा में वहाँ रहे, कोई सायरन नहीं बजा वहाँ पे, कोई बम्बार्टमेंट नहीं हुआ। ये देश और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए गौरव की बात है। सर, काफ़ी लंबा समय ऑलरेडी इस वॉर को लेकर हो चुका है और अभी भी आपने कहा 6-8 महीने और हो सकते हैं, राइट? तो ऐसे में जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, क्या आप भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे क्राइसिस को या कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को स्मार्टली हैंडल किया है? ऑफ कोर्स स्मार्टली हैंडल किया। देखिए, कोई नाराज़ नहीं है, यूक्रेन नाराज़ नहीं है, अमेरिका नाराज़ नहीं है, रशिया नाराज़ नहीं है। ये की प्लेयर्स हैं, ये की स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक को बैलेंसिंग किया अपने अपने हिसाब से, और हर एक के अपने अपने कारण हैं भारत से जुड़े रहने के लिए।
बल्कि उन लोगों को ये इंश्योर करना पड़ता है कि कहीं नरेंद्र मोदी नाराज़ नहीं हो, भारत नाराज़ नहीं हो। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लार्ज इंटरेस्ट हैं। तो आप कह सकते हैं सेफली कि मोदी हैज़ वेरी स्मार्टली हैंडल्ड दिस क्राइसिस सो फार। सर, युद्ध की आग में धधकते हुए यूक्रेन में जाने का साहस या रिस्क प्रधानमंत्री मोदी ने ही क्यों लिया? उनको वॉर जोन से क्या डर नहीं लगता है? देखो, ये तो नरेंद्र मोदी को लेके जितनी कल्पनाएं आप करें कर सकते हैं। अद्भुत है ये भी जो है। मना किया होगा विदेश मंत्रालय ने, मना किया होगा सेनाओं ने कि मत जाइए, नहीं माना उन्होंने, कि डर भय सीमाएं नरेंद्र मोदी की किताब में नहीं है। तो चले गए रिस्क लेकर के, आप देखिए, और सक्सेसफुली करके आए वहाँ पे। तो ये उनके करेज और कन्विक्शन का एक प्रतीक है, उनका जो नैतिक साहस है उसका प्रतीक है। और लोग भी हैरान हैं कि बिल्कुल वार फील्ड में आप जा रहे हैं, 7 घंटे के लिए जा रहे हैं आप जो है, चाहे कोई कितनी ही प्रतिज्ञा करे, प्रण करे कि मैं बम्बार्डमेंट नहीं करूँगा, कहाँ भरोसा होता है पॉलिटिक्स में। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी गए। तो ये उनकी बहादुरी कहना चाहिए, जिससे गौरव, बहादुरी और उनका जो है ना वो उसका साहस है, उसका प्रतीक है। That's all. सर, ये कितना विचित्र संयोग है कि पोलैंड और यूक्रेन दोनों ही देशों में इतने लंबे समय के बाद जाने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, ये अवसर उन्हें मिला। आप क्या मानते हैं? ये उनकी नीति में लिखा हुआ है, उनकी जन्मपत्री में है। जो काम किसी ने किया उस काम को वो करते हैं। तो उसका एक्सटेंशन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री में भी हुआ है। आप देखिए, 45 साल बाद तो पोलैंड गए। 70 साल के संबंध हैं लेकिन कोई गया नहीं। ये उनकी नीति में था, ये यश उनको मिलना था, श्रेय उनको मिलना था, वो गए वहाँ पे। इस तरह से यूक्रेन का आप देखिए, 33 साल तक जो है कोई गया नहीं, उनको श्रेय मिला, वो गए वहाँ पे। हालांकि यूक्रेन के लोगों से वो 3 बार पहले मिल चुके हैं, लेकिन अलग अलग फोरम मिले थे, इंटरनेशनल फोरम से मिले थे, खुद देश में नहीं गए थे। इस बार नरेंद्र मोदी खुद यूक्रेन गए हैं, ये थोड़ी सी अलग बात है, दैट वे जो है। तो ये ठीक है, उनका गौरव है, उनकी नियति है कि ये श्रेय भी विदेश मंत्रालय का जो ये श्रेय है, ये पार्ट है जो ये नरेंद्र मोदी को मिलना था, जो मिला उन्हें। सब पीएम मोदी और जेलेंस्की की जब मुलाकात हुई तो बहुत भावनात्मक लम्हा भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को गले से लगाया, उनके कंधे पर हाथ रखा, पूरी दुनिया ने इसे देखा। इन तस्वीरों के पीछे क्या छिपा है? देखो, इन तस्वीरों के पीछे जो सबसे बड़ी बात छिपी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी इज इन कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, जिसे हम कहते हैं। नंबर 2, ही इज़ फार फार मोर टावरिंग देन यूक्रेन प्रेसिडेंट और पुतिन। आप देखिए इस तस्वीर के अंदर जो गले मिलने जिस तरह से जो है, तो ये तस्वीर जो लोगों ने देखी और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको फ्रंट पे दिया, तो हेडिंग साथ में लगाया कि मोदी लैंड्स हिज शोल्डर टू यूक्रेन प्रेसिडेंट जो है ये। तो तस्वीर को कुछ गांव के लोगों ने भी देखा। एक जगह मैं था, वहाँ पे कहीं बात चल रही थी, अखबार पढ़ा था, तो हिंदुस्तान की भाषा में लोग बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि देखो मोदी के सामने ये भी बच्चा बन गया। एक भाव होता है भारतीय भाषा में लोगों का, गांव की भाषा में अपनी बात करने का जो है। तो इन तस्वीरों का एक ही मैसेज है, इज़ इन टोटल कमांड एंड प्रैक्टिकली यू कैन से ही इज एमर्ज, नरेंद्र मोदी एमर्ज एज ए गॉड फादर फॉर यूक्रेन, ऐसा कह सकते हैं आप इसको। दिस इज ऑल। और सर, पोलैंड और भारत के बीच में ऐसे कौन से पौराणिक संबंध है, ऐसे कौन से हिस्टोरिक संबंध रहे हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान किया? ये संबंध गुजरात से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को इन सब बातों का ध्यान था। बात बहुत पुरानी है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार था 1940 और समथिंग, ऐसी उन दिनों की बात थी ये। तो 6000 महिलाएं जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं था, जिनको शरण देनी थी, वो महिलाएं जो हैं जामनगर में, गुजरात के उसमें आई। जाम साहब के नाम से वहाँ के राजा पुकारे जाते थे, उन्होंने उनको शरण दी, वहाँ पे जो है उनका देखभाल किया। 1000 अनाथ बच्चे उनको वहाँ पे शरण दी, रिफ्यूजी कैंप बनाए उनके लिए। एक दिन राजा वहाँ देखने गए तो देखा बच्चों की हालत ठीक नहीं है, अलग से स्कूल खोले, उनके लिए निवास बनाए, हॉस्टल बनाए, खाने पीने का इंतज़ाम किया। तो उस समय का ये इम्प्रेशन था कि संसार में जिस किसी का कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिसके कोई केयर करने वाला नहीं है, भारत उसकी केयर करने वाला है, जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है, जो नरेंद्र मोदी का है। और अब नरेंद्र मोदी वहाँ गए तो श्रद्धांजलि देने गए वहाँ पे। फिर अभी क्राइसिस हुआ था, लास्ट टाइम देखा आपने 18,000 यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स थे, वो पोलैंड के रास्ते फिर वापस आए। तो दोनों राष्ट्रों के बीच एक आत्मीयता बनती है। फिर योगा का इशू था, कल्चरल कोऑपरेशन का इशू था। तो कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जिनके कारण से दोनों राष्ट्रों के बीच जो ऐतिहासिक संबंध हैं वो सामने आए। और इस यात्रा में नरेंद्र मोदी ने वहाँ के लोगों के सामने इसका जिक्र किया तो लोगों को अच्छा लगा।
तो सर क्या फिर कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में पोलैंड एक पार्टी के तौर पर या फिर स्टेक होल्डर के तौर पर? ऑफ कोर्स ही इज़ ए की प्लेयर। पोलैंड इज़ द न्यू फेस ऑफ यूरोप, जिसे कहना चाहिए, और यूँ भी कह सकते हैं पोलैंड इज़ द फेस ऑफ न्यू यूरोप। एक समृद्ध यूरोप, एक लोकतंत्र यूरोप, जिसकी की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है और जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी स्थिति में है। और वैसे भी देखिए आपकी जो सप्लाई लिंक है यूक्रेन का, उसमें पोलैंड का बहुत क्रिटिकल रोल है, सप्लाई उधर से जाती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए तो वह पोलैंड ही वहाँ पे गए। और फिर दूसरा क्या है कि जो नाटो का ईस्टर्न फ्रंट है वो सब पोलैंड के हाथ है। तो पोलैंड की एक ऐसी सिचुएशन है, स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है कि पोलैंड एक की प्लेयर है इस सारे इशू में। और फिर क्या पुतिन के खिलाफ है, तो नेचुरल एलाई ऑफ यूक्रेन बन गया है। तो पोलैंड इज सर्टेनली स्टेक होल्डर, वी कैन से। सर, अपने दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया इज नॉट न्यूट्रल ऑन द साइड ऑफ पीस। इसके क्या कुछ मायने हैं? अद्भुत है ये, अद्भुत इन द सेंस ये कि ब्रिलियंट है। नरेंद्र मोदी हर रोज़ नया नया आइडिया निकाल के लाते हैं, तो ये नई थीम लाए हैं। वो लोग यही कहते हैं इसके पक्ष में उसके पक्ष में। मैक्सिमम होता है कि आप तटस्थ हैं, वो कहते हैं नो वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर विद द पीस। एक नई थ्योरी है ये, एक नया नारा है, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई फिलॉसफी है ये है। और वो फिर इस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं कि मैं केवल तटस्थ नहीं हूँ, उससे एक कदम आगे हूँ, मैं शांति के साथ हूँ। एक पॉपुलर मूव है, पॉपुलर थीम निकाल के लाए हैं, वो इम्प्रेसिव। जी सर, पीएम मोदी यूक्रेन में मारे गए बच्चों के स्मारक में भी गए, आखिर इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज क्लियर है। पिछली बार जब वो रूस की यात्रा पे गए थे, हमला हुआ था, बच्चे मारे गए थे। उस दिन कहा था 37 लोग मारे गए हैं, 6-7 बच्चे हैं। लेकिन बाद में यूएनओ की रिपोर्ट ने कहा कि अब तक 2000 बच्चे जो है वहाँ पे यूक्रेन में मारे जा चुके हैं रशियन हमलों के अंदर जो है। तो वहाँ पे गए थे, इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी हैज़ ऑनर्ड द मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन हु वर किल्ड ड्यूरिंग रशियन अटैक्स। वहाँ जाके जो है उन्होंने एक वहाँ बत्ती जलाई, वहाँ पे एक खिलौना रखा उस स्मारक पे बच्चों के लिए जो बना हुआ है। एक अखबार ने बड़ा अच्छा लिखा इस यात्रा को जो समअप किया, तो उसने कहा कि वार्म हग, ए साइलेंट प्रेयर एंड ए टॉय। अब ये आइडिया तो नरेंद्र मोदी लाते हैं ना, कौन लोग सुझाते हैं उनको या खुद सोचते हैं वो कि बच्चों के उसमें गए हैं। तो एक खिलौने से ज़्यादा जैसे कहना चाहिए श्रद्धांजलि दूसरी हो नहीं सकती अच्छी बड़ी। एक खिलौना उन्होंने वहाँ पे रखा, तो इमोशनल सीन था, तो गए। और इसका महत्व तो उस घटना को रिवर्स करना था, ऐसा नैतिक सहानुभूति बताना था कि वो हमला गलत था रशिया का बच्चों के हॉस्पिटल पे। मैं आज आया हूँ, मैं समाधि पे खड़ा हूँ या मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ यहाँ। तो इस एक तरह से इनडायरेक्टली ये पोलैंड को भी नैतिक समर्थन देना था अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज़। दिस इज ऑल। सर, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में जिस तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों और बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, जो इमोशनली वेलकम रिसेप्शन उनको दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? वो बच्चों में बच्चे बन गए थे प्रधानमंत्री उस दिन। मैंने फ़ोटोज़ देखे हैं उनके जो है वहाँ पे। तो वो जो कोट कठपुतली वाले जो करते हैं डांस वांस, वो थे वहाँ पे। डांडिया डांस था वहाँ पे और बच्चों के डांसेस थे। सबसे बड़ी बात है जो फ़ोटोज़ थे वो बहुत इम्प्रेसिव थे, बहुत इमोशनल थे। और ख़ासकर विदेश में बच्चों के साथ और भारतीय समुदाय के बच्चों के साथ, तो वन गेट्स इमोशनल। तो नरेंद्र मोदी बीकेम इमोशनल ऑन दैट मोमेंट जो है। अच्छा लगा सबको। इसी दौरान जी सर, आपको क्या लगता है नवंबर में चुनाव के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति यूक्रेन के प्रति जो अमेरिका की पुरानी नीति है उसे ही फॉलो करेंगे या कोई बड़ा बदलाव वहाँ पर हो सकता है? ये वक्त बताएगा। हर किसी की निगाह अमेरिका के नए प्रेसिडेंट पे है और अब तो लगता है वो महिला आने वाली हैं, ऐसा लगता है। जो इंडिकेशंस आ रहे हैं अभी जो है, तो वो तय करेगी। रशिया भी कीन है देखने के लिए कि अमेरिका का कितना सपोर्ट यूक्रेन के साथ रहता है, कितना नहीं रहता है। तो एवरीबडी इज़ वॉचिंग द न्यू प्रेसिडेंट्स स्टैंड, कि क्या स्टैंड लेते हैं वो। हर किसी का इंटरेस्ट है इसमें, यूक्रेन का है, रशिया का है, पूरे संसार का ही देखने का है। एक्सटेंडेड अगर अपन उसमें देखते हैं तो एक बड़ी घटना है। देखिए नवंबर में जो राष्ट्रपति बनेगा उसके बाद एहसास होगा इस बात का कि कैसे क्या। और भारत के जो इसमें एफर्ट चल रहे हैं, शांति प्रयास जो हैं, वो उससे थोड़ा बहुत लिंक हैं। अमेरिका का क्या स्टैंड है उसमें, उनका क्या स्टैंड है दूसरे देशों का। तो इट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग वेरी रेलेवेंट टू वॉच द कमिंग अमेरिकन इलेक्शंस। सर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने एक लेख में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा एक साहसिक पहल थी। तो क्या कांग्रेस के नेताओं का भी अब मोदी के प्रति हृदय परिवर्तन हो रहा है? कांग्रेस की बात नहीं, सच तो सच रहता है। फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट। सारी दुनिया देखती है और इस बात में पूरा देश एक मत है ना। सभी राजनीतिक दल मेरे विचार से, कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, टीएमसी हो, इस बात पे तो सहमत है ना कि नरेंद्र मोदी विदेशों में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं।
तो उन्होंने लिखा जो आपने कहा उस किताब के अंदर, उस अपने लेख के अंदर लिखा उन्होंने। लोगों को अच्छा लगा, किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया उस समय कि कांग्रेस का आदमी क्यों तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस एस्पेक्ट पे, वो जो उनका विश्व गुरु बनने का इशू है या एक इंटरनेशनल पीस मेकर बनने का इशू है, हर भारतीय गौरवान्वित है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर और इर्रेस्पेक्टिव पार्टी का जिसका जो स्टैंड है उसको छोड़ के भी इस पॉइंट पे एक आम सहमति है नरेंद्र मोदी के बारे में। तो जो इसका जो लेख है शशि थरूर का, ये उसी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करता है, जी उसी सहमति को एक्सप्रेस करता है। जी सर, एक बड़े ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने लिखा है कि इंडिया कैन बी द परफेक्ट पीस मेकर इन यूक्रेन। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं? ऑफ कोर्स हर आदमी सहमत है इससे। तो पीटर हैं वो जिन्होंने लिखा है, और उसने कहा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड टाइम फॉर नरेंद्र मोदी टू रीडिफाइन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड टू प्ले ए ग्लोबल लीडरशिप। कितनी बड़ी बात है, विदेश के लोग, ब्रिटेन के लोग नरेंद्र मोदी के बारे में लिख रहे हैं। तो मैंने कहा ना, एक पूरे संसार में ही इस बात पे आम सहमति है कि संसार में शांति होनी चाहिए, यूक्रेन रशिया का वॉर बंद होना चाहिए, और इसमें जो नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। सर, हर कोई समस्या पर बात कर रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध, लेकिन जड़ बेसिक रीजन रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध का क्या है? रशिया और यूक्रेन के झगड़े का सबसे मुख्य कारण ये था कि रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, और इसके साथ साथ दूसरा कारण ये था कि यूक्रेन रशिया की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ था। सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन यात्रा से भारत और यूक्रेन के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे? और जिन 4 समझौते हुए भारत और यूक्रेन के बीच पर, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर है? संबंध तो मजबूत होंगे ही। जब भी यात्रा होती है किसी राष्ट्रनायक की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की, तो संबंध मजबूत होते हैं। अभी पिछले साल जो है 1081 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, और एक्सपोर्ट जिसे कहना चाहिए, इंपोर्ट, और अब जो एक्सपोर्ट है वो 88 करोड़ समथिंग का था। बहुत गैप है, ट्रेड डेफिसिट है। तो पूरी कोशिश इस बात की हो रही है कि यूक्रेन और भारत के बीच व्यापार बढ़े, और जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम किसी तरह से ठीक करें। जो 4 समझौते हुए हैं बेसिकली इकोनॉमी में हुए हैं, हेल्थ में हुए हैं, एग्रीकल्चर में हुए हैं, और टेक्नोलॉजी में हुए हैं, और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हुए हैं, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इसमें जब कोविड था तो 150 राष्ट्रों को भारत ने, नरेंद्र मोदी ने मदद की थी उनकी उस समय जो है। तो समझौते हुए हैं सारे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो फोकस है वो ह्यूमैनिटेरियन पार्ट पे है, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन में इसमें ना रिकन्स्ट्रक्शन का इशू है, ह्यूमैनिटेरियन एड का इशू है वहाँ पे करने के लिए। जैसे कि पोलैंड में देखिए इस समय 1.5 लाख बच्चे यूक्रेन के जो हैं जो विस्थापित हो गए हैं और पोलैंड में रह रहे हैं वहाँ जा कर के जो है। तो ये जो समय है, ये समय एक दूसरे की मदद करना है, कंट्री को, नेशन को रीबिल्ड करने का है। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इस पे फोकस है इसमें भारत का। जय। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से यूक्रेन की जो यात्रा की वो ट्रेन से की, इसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं? क्या ऐसा हो सकता था कि फ्लाइट से जाने की वजह से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था? 2 कारण हैं। सुरक्षा का तो मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सल परसेप्शन है, वॉर जोन में जब भी कोई आदमी जाए तो अवॉइड करे फ्लाइट को, कोई भी हो, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो। और वैसे क्या है कि एक डिप्लोमेसी का फैशन हो गया है उस एरिया के अंदर उस ट्रेन से जाना। सारे बड़े बड़े लोग जितने भी, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, वो सब लोग, अमेरिका है, उनके सब के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो ट्रेन से गए हैं वहाँ पे। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट गए थे तो ट्रेन का नाम ही उन्होंने, जैसे एयरफोर्स 1 लिखा होता है तो ट्रेन फोर्स 1 उसका नाम कर दिया वहाँ पे जो है। तो जाते सभी हैं, नरेंद्र मोदी भी गए ट्रेन से, 10 घंटे की यात्रा थी वहाँ। लेकिन इशू क्या है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में एक लकीर है, यश की, चर्चा की, डिस्कशन की। तो चूंकि वो गए हैं तो पूरे देश में चर्चा फिर से उठ खड़ी हुई है कि नरेंद्र मोदी ट्रेन से क्यों गए, भारत में लोग देख रहे हैं ट्रेन से क्यों गए, एक विषय बन गया। तो नरेंद्र मोदी की हर बात को लेकर देश में एक चर्चा छिड़ जाती है, एक उत्सुकता, एक कौतूहल का माहौल बन जाता है। बाकी तो अदरवाइज नॉर्मल अफेयर था, सभी लोग ट्रेन से जाते हैं, वो भी ट्रेन से गए, बट बिकॉज इट इज नरेंद्र मोदी तो सब बातें हो रही हैं, सब चर्चाएँ हो रही हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये प्रयास है रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता स्थापित करने के या युद्ध को रोकने के, आपको लगता है कभी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? ऑफ कोर्स, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट इफ इट रियली हैपन्स। ये तो आम सहमति है। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी यूक्रेन और इस रशिया के इशू को निपटा देते हैं और इशू सॉल्व हो जाता है तो बिना किसी विवाद के शायद हो सकता है दूसरा आदमी कोई कम्पीट ही नहीं करे, कोई नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करे, कोई दूसरा कंट्री, और नरेंद्र मोदी जो है निर्वाचित हो जाएं। तो पूरे चांसेस हैं, और चर्चा भी है लोगों में दबे ज़बान में कि अगर ये हो गया तो नरेंद्र मोदी को
नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आई आल्सो एंडोर्स द व्यू। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर गए थे। विदेशी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड की यात्रा को कैसे कवर किया? बहुत अच्छा लिया। देयर इज़ ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉरेन मीडिया अबाउट हिज विजिट, जिसे कहना चाहिए, और अलग अलग ढंग से लोगों ने अलग ढंग से उसको लिखा, अलग अलग तरीके से। किसी ने कहा कि बैलेंसिंग एक्ट है, किसी ने कहा कि सेरेमोनियल जेस्चर है, किसी ने कहा कि बिगर गेन्स मोदीज टारगेटिंग मोदीज एमिंग मोदीज प्लानिंग, इस ढंग से कहा। लेकिन एक बात कॉमन है, चाहे वो BBC हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब में एक बात कॉमन है नरेंद्र मोदी के बारे में, इनडायरेक्टली उनको एडमायर करते हुए, और वो ये है कि वाइल हैविंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया ही इज़ वर्किंग क्लोजली विद यूक्रेन आल्सो। इसका क्या मतलब है आप देख लीजिए। तो फॉरेन मीडिया में आलोचना ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, फैक्चुअल था, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मोदी की लीडरशिप के प्रति, मोदी के मूव के प्रति एक एप्रिसिएशन का भाव था। गुड। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी पोलैंड की यात्रा के बाद पोलैंड में भी विकसित पोलैंड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैंने आपसे कहा ना, जो नरेंद्र मोदी करते हैं लोग करने लग जाते हैं। पहले देश में करते हैं, विदेश में करने लग गए हैं। जब डेवलपमेंट की सारी बातें वहाँ हुई होंगी पोलैंड में, किससे कहानियाँ हुई होंगी, इंडिया में ये हो रहा है, हमने प्लान बनाया 2047 का, इसका ये हमारा है, सेक्टर वाइज प्लान है। और एक बहुत अच्छी बात मुझे रिसेंटली किसी ने समझाई कि 2047 का मतलब क्या है। उनका इसका मतलब एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे 10 इकॉनमी के सेक्टर हैं, मान लीजिए रोड है, बिजली है, पानी है, सड़क है, हेल्थ है। अगले 10 से 20 सालों का हमारा इसका विज़न क्या है, रोड मैप क्या है। मान लीजिए हमें 20,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करने हैं, या 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तो इन 10 सालों में वो कैसे खर्च होंगे, या 20 सालों में कैसे खर्च, ये प्लानिंग की बात है। तो 2047 क्या खाली मिशन नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इंडिकेट करता है। तो मुझे लगता है वहाँ चर्चा हुई होगी। तो उनके आने के बाद से वहाँ मैंने सुना है इस पर चर्चा हो रही है, वहाँ भी पोलैंड में भी, किसी भारत में हो रहा है, विकसित भारत। तो विकसित पोलैंड का कंसेप्ट भी क्या बुरा है, अच्छा है। दिस इज़ ऑल। सो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को एक सलाह दी है, और सलाह है कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। तो क्या लगता है, क्या वो सलाह मानेंगे प्रधानमंत्री? कैसे मानेंगे? देखो, तेल खरीदना नहीं खरीदना, इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल डिसीजन, इट वॉज ए डिसीजन ड्राइव्ड बाय मार्केट फोर्सेस। हमारे भले में क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है, रेट सस्ता कहाँ है, सस्ता तेल कहाँ मिलता है, अच्छी डील मिली, उन्होंने ले ली। उससे दबाव था अमेरिका का, मतलब अब दबाव तो नरेंद्र मोदी मानते नहीं हैं, ये तो आपने देखा ही है ना। तो बिल्कुल बाकायदा तेल लिया, और तेल का इतना बढ़ गया है वहाँ से इंपोर्ट जो है कि 21-22 में मेरे ख्याल से 2.4, जिसे कहना चाहिए अरब डॉलर, 2.4 अरब डॉलर का था वैल्यूएशन जो है। अब पिछले साल जो है 46.5 अरब डॉलर का हो गया वैल्यूएशन उसमें जो है। तो कितना मतलब 22-23 गुना बढ़ गया, 22-23 गुना बढ़ गया उससे जो है। तो व्यापार बढ़ रहा है, भारत का फ़ायदा है, उनका फ़ायदा है। तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है, वो सलाह सेरेमोनियल थी, उनको देना ही था बात के लिए। उनका कहना स्वाभाविक है कि यू आर फ्यूलिंग माई एनिमीज़ इकोनॉमी बाई टेकिंग देयर ऑयल, ठीक है, बाय बाइंग देयर ऑयल। तो उन्होंने अपनी बात को कहा उस ढंग से, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था उनका सुझाव जो है, तो इसलिए माना नहीं गया, माना भी नहीं जाएगा दैट वे। इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल डिसीजन, मार्केट फोर्सेज विल टेक ए कॉल ऑन दिस इशू, एंड मार्केट फोर्सेज आर इन फेवर ऑफ इंडिया बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दिस इज ऑल। सर, रूस यूक्रेन के बाद अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया है। क्या इस नए डेवलपमेंट से नरेंद्र मोदी के रूस यूक्रेन के समझौते प्रस्ताव पर कोई असर पड़ सकता है, कोई धक्का लग सकता है? निश्चित तौर पे जब सारे संसार में माहौल एक युद्ध का हो गया, तो उसके एक पॉकेट में शांति वार्ता कैसे हो सकती है? और फिर ये सारे लोग कहीं न कहीं इफेक्ट होंगे उससे। रशिया इफेक्ट होगा, रशिया होगा तो यूक्रेन इफेक्ट हो जाएगा, यूक्रेन का साहस बढ़ जाएगा। अब आज यूक्रेन ने कहते हैं हमला कर दिया ड्रोन से रशिया के किसी सेंटर पर जाके, हिम्मत की बात है, 9/11 की तरह। तो अगर रशिया वहाँ उलझता है तो ये मजबूत होगा। तो इंटरकनेक्टेड इश्यूज़ हैं। तो ये बात फैक्ट है कि अगर वो वार में बढ़ते हैं तो इस शांति वार्ता की संभावनाएं कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है? और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी अभी तक समझौता नहीं हो पाया है, तो क्या ये भी वर्ल्ड वॉर के पीछे एक रीज़न हो सकता है क्या? जब ये झगड़ा शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन का, तो संभावना थी वर्ल्ड वार होगा। लोगों ने समझदारी से काम लिया, वो वहीं एक लिमिटेड जोन में रह गया, वर्ल्ड वार नहीं हुआ। दूसरा जो आप कह रही हैं वो वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकता है, इनकार नहीं कर सकते। कल ही जो है इजराइल ने 48 आवर्स की कोई इमरजेंसी लगाई है, शायद उनको इन्फॉर्मेशन होगी। तो कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि सारे मुस्लिम राष्ट्र, ठीक है, प्लस कहीं न कहीं रशिया, ईरान, फिर दूसरे जो देश हैं
उत्तर कोरिया, इनका एक ग्रुप बन जाए इस तरह से, और इधर वेस्ट और ये सब लोग हैं, तो वर्ल्ड वार हो भी सकता है, रूल्ड आउट नहीं है इस तरह से। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ईरान और इजराइल का जो थ्रेट है, जो झगड़ा है, इट हैज़ ऑल पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू अ वर्ल्ड वॉर। लेट्स सी क्या होता है। सर, बीइंग अ वॉइस, ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्या है? ये उनका बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है, उनके दिल के करीब है, उनकी आत्मा के करीब है, और एजेंडा एक ही है कि जो लोग भी, जो राष्ट्र भी एंटी डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, विस्तारवादी हैं, उनका गुट नहीं बने। उनके सामने कमज़ोर राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना, अपनी खुद की रक्षा करना। कल को एक ग्रुप बन गया चाइना का, रशिया का, ईरान भी हो गया, कोरिया भी आ गया, एक ग्रुप बन गया इस तरह का जो है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी को इंश्योर करना है कि सच टाइप ऑफ अलायंस डजंट टेक प्लेस बिकॉज इट डजंट रिकॉग्नाइज द रूल ऑफ लॉ, जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स एंड द सैंक्टिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो इंडिया के इंटरेस्ट में है, इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके इंटरेस्ट में है कि ऐसा बड़ा ग्रुप कहीं नहीं बन पाए, और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप नरेंद्र मोदी के हाथ में रहे, भारत के हाथ में रहे। और शुरुआत उन्होंने इससे करी दी है कि ही इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द नेशंस, यूक्रेन एंड दिस थिंग जो है आपने देखा ये। तो ये सीरियस इशू आने वाले दिनों में जो है, और भारत इसमें जो प्रयास कर रहा है उसमें नरेंद्र मोदी एक धुरी के रूप में, एक हीरो के रूप में, एक लीडर के रूप में संसार के सामने आ रहे हैं। और बाकी जो छोटे राष्ट्र हैं जो शिकार होते हैं बड़े राष्ट्रों का, उनके मन में आशा किरण नरेंद्र मोदी के प्रति है कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, और ग्लोबल साउथ का एजेंडा इस तरह का बन जाए कि जो संसार की विस्तारवादी नीति है, जो लोकतंत्र विरोधी नीति है, उसको सब लोग जो है ना कंटेन करके रखें। दिस इज़ ऑल, इज़ ए गुड एजेंडा। तो सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यूरोप को लेकर कुछ बदलाव हुआ है विदेश नीति के अंदर? यूरोप के प्रति कोई तब्दीली आई है? विदेश नीति स्ट्रेटेजिक तब्दीली कोई आई है? निश्चित हुई है। क्षेत्राधिकार बढ़ा है। नरेंद्र मोदी के 10 साल से पहले, 11 साल से पहले आप ये कहिए, यूरोप का मतलब था खाली फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, एक और राष्ट्र जर्मनी मान लीजिए, बस 4-5 राष्ट्र थे वहाँ पे जाए। अब उसको रीडिफाइन कर दिया उन्होंने, और जियोपॉलिटिकल कर दिया है कि संसार के बहुत सारे देशों को हमें इसमें जोड़ना है। वापस जो है यूरोपियन यूनियन से जुड़ने की बात चल रही, रिव्यू हो रहा है। बाकी जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, फ्रांस के साथ में जो जॉइंट डिफेंस रोड मैप बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो दायरा था 4-5 राष्ट्रों, तो जो परिभाषा थी, अब नरेंद्र मोदी इज रीडिफाइनिंग द परिभाषा एंड एरिया ऑफ यूरोप जिसे कहें। तो सारे राष्ट्रों से व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी हैज़ सर्टनली चेंज द शेप एंड मैप ऑफ यूरोप एज फार एज इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री इज कंसर्न। तो फिर सर, आपको लगता है कि जो इतनी शानदार यात्रा रही है प्रधानमंत्री की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई एक अलग सा उत्साह है? क्योंकि लंबे समय से, जब से शपथ हुई है 4 जून के बाद से अब तक, कहीं ना कहीं वो उत्साह मिसिंग था 240 के आंकड़े की वजह से। निश्चित तौर पे थोड़ा मिसिंग था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कभी अपने चेहरे पे उस बात को आने नहीं दिया। देखो, हिपोक्रेट नहीं है, वो जेन्युइन आदमी है। चिंता थी उनके मन में, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि फॉरगेट 240, डोंट गेट डिमोरलाइज्ड। आप 300 प्लस मान के चलिए, ये मान के आगे बढ़िए, काम करिए। और आप देखिए आज नरेंद्र मोदी की सारी सेनाएं, चाहे अमित शाह हैं, JP नड्डा हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो सब किसी के काम में, किसी की वर्किंग में, किसी की स्ट्रैटेजी में कहीं आपको दिखाई नहीं देगा 240 का इम्पैक्ट। ये दिखाई देगा हम 300 प्लस मान के चल रहे हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पीड़ा थी लोगों के मन में। और जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर है ना, जो बिल्कुल फैक्चुअल जो फीडबैक उसको अपने ध्यान में रखते हैं, तो उन्हें धक्का तो लगा था स्वाभाविक तौर पे भी। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये फीडबैक गलत था, लोगों ने काम नहीं किया, क्या किया, तो एक अलग सब्जेक्ट है। अब वो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया बाय नाउ जो है। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पार्टी में जो थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन आया था, ठीक, वो अब ख़त्म हो गया है। नरेंद्र मोदी की यात्रा से मोराल बूस्ट हुआ है सब लोगों का, पार्टी का, नेताओं का। और खुद आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए ना, ही इज़ बैक टू हिज ओरिजिनल करिश्मा, ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल जो एक स्वरूप होता है व्यक्ति का जो है। अब बहुत दिनों बाद नरेंद्र मोदी को मैंने इस अंदाज़ में, जो पुराना अंदाज़ था उनको, अभी यूक्रेन में उसको लौटते हुए देखा है, तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी तो क्या है कि नरेंद्र मोदी तो क्या ना, वॉरियर हैं देखो। और मैंने पहले भी कहा था 240 से 140 सरकार तो वही बनाएंगे, और सरकार बनी फिर आपने देखा। और अब 5 साल सरकार को कोई खतरा नहीं है, दैट विच है। लेकिन आपका कहना सही है कि पार्टी में इस यात्रा के बाद से उत्साह का माहौल है, लोग खुश हैं। तो विजिट हैज़ बीन ए मोरल बूस्टर फॉर द पार्टी एंड पार्टी वर्कर्स। सर, एक बदलाव दिख रहा है
पश्चिमी देश अब भारत पाकिस्तान संबंधों पर बोल नहीं रहे हैं या बोलना बंद कर चुके हैं, कश्मीर पर भी नहीं बोलते हैं। इस बदलाव का कारण क्या मान रहे हैं? नरेंद्र मोदी का रुतबा, किसी की हिम्मत नहीं भारत के मामलों में दखल दे। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट है। न रशिया बोल सकता है मैनेज्ड, न अमेरिका बोल सकता है मैनेज्ड। तो अमेरिका में पाकिस्तान के मामले में ये लोग बोलते थे, चाइना थोड़ा बोलता था। चाइना इज डिमोरलाइज्ड, जब कोई नहीं बोल रहा, अकेला चाइना क्या बोलेगा? फिर पाकिस्तान के खुद के हालात आप देखिए, पाकिस्तान आज कहाँ है? ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स जिसे है। तो कुल मिला के क्या है, सबने स्वीकार कर लिया नरेंद्र मोदी के वर्षन को कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, अभिन्न अंग है। इस झगड़े में मत पड़ो, अपने संबंधों को देखो, अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। तो इसलिए अब शांति है। इससे कोई भी राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र से कश्मीर के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शनल बयान अब इन दिनों नहीं आ रहा है। तो नेचुरली क्रेडिट गोज टू द लीडर ऑफ द कंट्री एंड दैट अगेन इज द प्राइम मिनिस्टर। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि बीते 2.5 साल में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी रहा वो अब जीत और हार के मायने से परे उठ चुका है। अब ना कोई जीतने का उत्साह है, ना हार का कोई डर है। कुल मिलाकर आत्मसम्मान की लड़ाई दोनों देशों के बीच ये बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आत्मसम्मान से इतर कहा यह जाता है कि वॉर हैपन्स व्हेन द डिप्लोमेसी फेल्स। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों में मौजूद रहते हुए ये साफ कह दिया है कि इसका समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री एक शांति दूत के तौर पर दोनों देशों में मौजूद रहते हुए इस युद्ध को खत्म कराने की एक कवायद, एक कोशिश करते हुए नजर आए। और जाहिर है कि हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत ही है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत ही है जो कहता है कि ये पूरा प्लैनेट एक परिवार है और प्रधानमंत्री मोदी की इन कोशिशों को पर लगते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया जेसी शो में आप शामिल हुए सर, और एक बार फिर से इस विषय पर आपने विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी जो आज जेसी शो का हिस्सा बने। धन्यवाद। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।